नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। आप सभी के लिए जो हमारे द्वारा यहाँ पर संस्कृत की क्लासेज स्टार्ट की हुई है, इसी को कंटिन्यू करते हैं और अपना जो टॉपिक चल रहा था कारक प्रकरण, उस टॉपिक पर अपन क्लासेज जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो कारक प्रकरण की अभी तक ये आपकी चौथी क्लास रहेगी, यानी कि इससे पहले की 3 क्लास जो है वो आपकी डाल दी गई है। पहली वाली क्लास कारक प्रकरण में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो उसका परिचय को लिया था और इसके अंतर्गत प्रथमा विभक्ति टॉपिक को देखा था। उसके बाद दूसरी जो टॉपिक आया, दूसरा जो पॉइंट आया वो उसमें हमने द्वितीय विभक्ति को देखा है। और ये तीसरी जो वीडियो रहेगी आपकी, ये तृतीय विभक्ति साधकतम करणम करण कारक से संबंधित रहेगी। तो अब टॉपिक आता है आपका करण कारक का। करण कारक या इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो भाई इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आपका कारक टॉपिक का चौथी वीडियो है, क्योंकि कर्म कारक जो है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, जिसके अंतर्गत मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। तो इसलिए बच्चा ये चौथे नंबर की वीडियो आती है, लेकिन कारक पूछे तो तीसरे नंबर का है, जिसका नाम आता है करण कारक भाई। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर। तो ये आपके कुछ 7 कारक वगैरह आए थे। इसके अलावा 7 विभक्तियां थी। फिर हमने 8 विभक्ति और पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत संबोधन आता है, हे अरे आता है। संबंध और संबोधन वो होता है जिनका क्रिया से संबंध नहीं होता है, इसलिए हम उनको कर्ता इसलिए हम उनको कारक में नहीं गिनते हैं। कर्ता कारक में बच्चा हमने 2-3 सूत्रों को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र है कर्ता पढ़ा, प्रातिपदिक अर्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा ये पढ़ा। उसके बाद संबोधने च और संबोधने अभिमुखीकरणम ये सूत्र अपन ने प्रथमा विभक्ति में पढ़ा था। उसी में वाच्य टॉपिक को पढ़ा था, कृतवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य के टॉपिक को देखा। दूसरी वाले जो वीडियो आए थे उसमें कर्म कारक के लेकर के हमने 5-6 सूत्रों को उसमें कंप्लीट किया। फिर तीसरी वाली वीडियो में और सूत्रों को कंप्लीट करके 2 यहाँ पर 3 वीडियो उसमें डाल दी गई। चौथी वीडियो रहेगी आपकी तृतीय विभक्ति करण कारक को लेकर के। करण कारक बच्चा ये साधन होता है, जैसे कि मैं कहूँ राम ने रावण को बाण से मारा। मैं ब्लैक बोर्ड पे या मैं इस डिजिटल बोर्ड पर बच्चा पेन कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं पुस्तक से पढ़ाता हूँ, आप मुझसे पढ़ते हो। तो माध्यम है बच्चा कुछ न कुछ यहाँ पर आप लोगों का, मेरा, हम सभी का। तो यहाँ कुछ न कुछ माध्यम होता है। वो माध्यम जो होता है उसमें क्या होती है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। उसके कुछ सूत्र वगैरह है, जिसके अंतर्गत 7-8 सूत्रों को हम इसमें देखेंगे। तो पहला पॉइंट आता है, पहले सूत्र की बात करते हैं इसके अंतर्गत। तो बच्चा सूत्र नंबर फर्स्ट आता है इसमें, साधकतमम करणम। साधकतमम करणम ये इसका पहला सूत्र है। और साधकतम करणम सूत्र जो है ये कहता है क्रिया की सिद्धि में, यानी कार्य की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। क्रिया या कार्य की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हो, क्रिया या कार्य की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हो, उसकी कर्ण संज्ञा होती है। उसकी कौन सी संज्ञा होती है भाई? तो कर्ण संज्ञा होती है। तो कर्ता पढ़ा, कर्म पढ़ा, इसके बाद आया है आपका कर्ण संज्ञा। और कर्ण संज्ञा में सूत्र क्या आता है? साधकतमम करणम, यानी कि कार्य जो किया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा सहायता किसके द्वारा की जा रही है, उसमें बच्चा आपकी कर्ण संज्ञा होती है। एग्जाम्पल तौर पे मैं कह रहा हूं, राम ने रावण को मारा। अब किससे मारा? बाण से मारा भाई। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सहायता किससे हुई है? बाण से मारने से हुई है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बाण से मारा। तो बच्चा इसमें अपन के यहाँ पर कौन से प्रयोग, कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीय विभक्ति आ गई। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, राम जो है ना वो मूद होता है। किससे मूद होता है? जल से मूद होता है। तो राम है जलेन मुखम प्रक्षालयति। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे करके एग्जाम्पल लिखते हैं इसके अपन। जैसे राम है जलेन, जल से मुखम, मुख को प्रक्षालयति धोता है। तो राम है जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। राम
जल से मुख को धोता है। तो जलेन में बच्चा यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ गई आपकी, तृतीय विभक्ति आ गई। कौन सा कारक आ गया, करण कारक यहाँ पर आ गया। ठीक है, बालकाः बसयानेन विद्यालयं गच्छन्ति। बालक जो है बच्चा किससे जाते हैं, तो बालकाः बालक जो है बसयान से, तो इसमें माध्यम जो आया था तो बसयान आया, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालकः बसयानेन विद्यालयं गच्छन्ति। बालक जो है वो बसयान से विद्यालय जाते हैं। ठीक है जी, अगला एग्जाम्पल, अध्यापक है कमलेन, कमल से, अध्यापक कलमेन पठती, पठिष्यति पढ़ाता है, पढ़ाएगा, कलम से पढ़ाएगा भाई। तो इस प्रकार से आपके ये एग्जाम्पल थे सातम कर्णम टॉपिक के। ये सातम कर्णम ये क्या कहता है कि कोई ना कोई यहाँ पर क्या होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। छात्रः पुस्तकेन पठन्ति, तो छात्र जो होते हैं बच्चा किससे पढ़ते हैं, पुस्तक से पढ़ते हैं। तो छात्रः पुस्तकेन पठन्ति, छात्र किससे पढ़ते हैं, पुस्तक से पढ़ते हैं। अब जैसे किसान है तो कृषक है हलेन कृषति, कृषक जो होता है वो खेत को जोतता है, किससे जोतता है, हल से जोतता है। तो कृषक है हलेन कृषति, कृषक है हलेन कृषति। कृषक यानी किसान, क्योंकि किसान जो होता है वो हल से खेत को जोतता है। पॉइंट क्लियर है भाई। सातम कर्णम अपने को क्या कहता है, इसमें सबसे ज्यादा सहायता जो की जाती है उसमें सातम कर्णम होता है। दूसरा सूत्र की बात करते हैं, सूत्र नंबर 2 आता है यहाँ पर, कर्तृकर्ण्योश् तृतीया, कर्तृकर्ण्योश् तृतीया। ये सूत्र ये कहता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में तृतीय विभक्ति होती है, और कर्मवाच्य और भाववाच्य को मैंने प्रथमा विभक्ति में आपको अच्छे से बता दिया था। कर्तृवाच्य में तो बच्चा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि कर्मवाच्य और भाववाच्य इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये हमने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य टॉपिक में अच्छे से देख लिया था। ये सूत्र क्या कहता है उसको देखिएगा। तो कर्मवाच्य व भाववाच्य में, कर्मवाच्य व भाववाच्य में तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृकर्ण्योश् तृतीया ऐसा कहता है। रामेण बाणेन हतो बाली, एग्जाम्पल है इसके, राम के द्वारा बाण से, तो यहाँ पर क्रम में भी भाई विभक्ति हुई है ऐसा कह रहा है। रामेण बाणेन हतः बाली, राम जो है वो बाण से मारता है। तो बच्चा दोनों जगह कर्मवाच्य में, यहाँ पे कर्ता में भी और कर्मवाच्य के कारण यहाँ पर बच्चा रामेण में भी यहाँ पर क्या हुई है, तृतीया विभक्ति हुई है। ठीक है जी, अगला सूत्र इसमें आता है सहयुक्ते अप्रधाने। सूत्र नंबर 3 है इसका, सहयुक्ते अप्रधाने। प्रधान जो नहीं होगा वो उसको छोड़ देंगे और प्रधान जो होगा उसमें सह के साथ उनका प्रयोग करेंगे। और इसमें भी एक आता है सह साकम सार्धम समम अपि, समम अपि, सह साकम सार्धम समम अपि, ये आपका अगला सूत्र आता है भाई। इसमें कह रहा है कि साथ जाने के योग में जिसके साथ जाया जाता है उसके योग में तीसरी विभक्ति होती है। जैसे करके लिखते हैं, रामेण सह, राम के साथ, रामेण सह सीता वनम गच्छति, राम के साथ सीता वन में गई। ठीक है भाई, ओके। राम के साथ सीता जी जो है वो कहाँ पर गई थी, वन में गई थी। पुत्रेण सह आगतः पिता, अब बच्चा वही सह का प्रयोग है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किसके साथ हो रहा है, जिसके साथ गया है, जिसके साथ आता है। पुत्रेण सह पुत्र आगतः, पुत्रेण सह पिता आगतः, पुत्रेण सह पिता आगतः, पुत्र के साथ कौन आ गया यहाँ पर, पिता आ गया जी। ठीक है, आगतः पिता या पिता आगतः, पिता यहाँ पर आ जाता है। रामेण सह सीता वनम गच्छति, राम के साथ सीता जो है वन में जाती है। गुरुणा साकम शिष्यम गच्छति, गुरु के साथ जो है शिष्य चलता है। गुरुणा
गुरु के साथ साकम, तो यहाँ पर दे देगा सह के योग में, साकम के योग में, सरधम के सार्धम के योग में, स्वम के योग में कौन सी विभक्ति होती है इस प्रकार से। गुरुणा साकम शिष्य है गच्छति, गुरुणा साकम शिष्य है गच्छति, या फिर इसको ऐसे भी लिख दे सकते हैं इसमें अपन, गुरुणा सार्धम शिष्य है गच्छति, गुरुणा साकम आ जाए, गुरुणा सार्धम आ जाए, बात यहाँ पर सेम टू सेम ही रहेगी, वही बात रहेगी भाई। छात्रेण सार्धम शिक्षक है पढ़ती, छात्र के साथ शिक्षक भी पढ़ते हैं, छात्रेण सार्धम शिक्षक है पढ़ती, शिक्षक है पढ़ती। तो सह साकम सार्धम समम योग्य अपीच, एक समम का और देखते हैं। जननी के साथ पुत्री आई, तो जनन्याम सह जनन्या सह पुत्रीम पुत्री आगच्छति, जननी के साथ पुत्री आई तो जनन्या सह सह किस गए समम भी कर सकता हूँ, जनन्या सम पुत्री आगच्छति, पुत्री आगच्छति, जननी के साथ पुत्री आई। जनकम समम, तो जनकः जनकेन सह जनकेन समम पुत्र आगच्छति, जनक के साथ कौन आया, पुत्र आ गया। इस प्रकार से आपके 2 सूत्र ये कंप्लीट हुए, सह साकम सार्धम समम योग्य पीछे से 3 सूत्र कंप्लीट हुए। अगला सूत्र की बात करते हैं, यहाँ पर एक सूत्र आता है अपवर्गीय तृतीया, चौथा सूत्र है यहाँ पर अपवर्गीय तृतीया। देखो एक सूत्र हमने पढ़ा था द्वितीय विभक्ति में, जो आया था काला ध्वनो रत्यंत संयोगे, उस सूत्र में क्या आता है, कालवाची और मार्गवाची शब्द में निरंतरता के बोध होने पर द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। वैसा ही सूत्र ये है, लेकिन इसमें कहता है कि फल प्राप्ति के बाद निरंतरता होनी चाहिए, फल प्राप्ति के बाद, फल प्राप्ति के बाद, फल प्राप्ति के बाद निरंतरता के बोध होने पर, फल प्राप्ति के बाद निरंतरता का बोध होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्द में, कालवाची व मार्गवाची शब्द में तृतीया होती है, यानी कि करण कारक होता है। कालवाची व मार्गवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है भाई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, वह कई मासों से ग्रंथ पढ़ रहा है, तेन मासेन अधीतः ग्रंथ है, तेन उसके द्वारा, मासेन मास महीनों से, अधीतः यानी पढ़ा जा रहा है, ग्रंथ यानी ग्रंथ, तो उसके द्वारा महीनों से ग्रंथ को क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। क्रोशेन पाणिन्यः शिक्षा, क्रोशेन ये मार्गवाची आ गया आपका, पाणिन्यः शिक्षा, तो क्रोशेन पाणिन्यः शिक्षा ये हुआ। उसके बाद सप्तभिः दिनैः रचितवान, 7 दिनों में इसको रचित किया, सप्तभिः दिनैः रचितवान, 7 दिनों में इसने क्या किया, इसको बना दिया। ये लो जी आपका सूत्र नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगला आता है इंपॉर्टेंट है ये, येन अंग विकार है, येन अंग विकार है। ये सूत्र ये कहता है कि जिस भी किसी भी व्यक्ति में किसी चीज की कमी या विकार हो या दोष हो, तो उस विकार वाले शब्द में क्या होती है, यहाँ पर तीसरी विभक्ति होती है। तो कह रहा है जिस व्यक्ति में विकार हो, विकार का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, दोष हो, जिस व्यक्ति में विकार या दोष हो, उस विकार युक्त शब्द में, उस विकार युक्त शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। यानी कि जो हमारे सामने कमजोरी है
उस कमजोरी में भाई क्या होगी, तृतीय विभक्ति होगी। जैसे बच्चा मैं कह दूं मैं हाथ से नहीं लिख सकता, तो मेरा विकार किस में, हाथ में है भाई। मैं आंख से नहीं देख सकता, तो मेरा विकार किस में आता है, आंख में आता है। ठीक है, इस प्रकार से भाई इसके पॉइंट है। एग्जाम्पल समझिएगा। सुरेश अक्षणः काणः अस्ति। सुरेश जो है बच्चा वो आंख से काणा है, तो सुरेश है अक्षणा, तो किससे काणा, किससे नहीं दिख सकता, आंख से, तो तृतीय विभक्ति होगी यहाँ पर। अक्षणा काणः अस्ति, तो सुरेश जो है ना वो आंख से क्या है, काणा है। महेश है खलवाटः अस्ति। महेश जो है भाई वो गंजा है, तो खलवाटः अस्ति। अब खलवाट किससे, सिर से, तो शीर्षा। महेश है शीर्षा खलवाटः अस्ति। सह पादेन खंजया अस्ति। वह पैरों से लंगड़ा है। हस्तेन भी लिख सकते हैं इसको। पादेन खंजया अस्ति, सह पादेन खंजया अस्ति। वह पैरों से, हाथों से क्या है, लंगड़ा है। इस प्रकार से आप ये देखो कि जिसमें विकार होता है ना उसी में यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ जाती है, तीसरी विभक्ति आ जाती है। कान से कोई बहरा हो तो सह कर्णेन बधिरः अस्ति। सह कर्णेन बधिरः अस्ति। वह कान से क्या है, बहरा है। सह पृष्ठेन कुब्जः अस्ति। वह पीठ में उसके कुब्ज है भाई, तो सह पृष्ठेन कुब्जः अस्ति, यानी कुब्बड़ है पीछे, कुब्जः अस्ति। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हो कि विकार युक्त जो शब्द होता है, जिसमें समस्या होती है, जिसमें प्रॉब्लम हो, जिसमें दोष हो, उस वाले शब्द में यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है जी, अगला सूत्र लेते हैं अपन इसमें। इत्थम भूत लक्षणम। इत्थम भूत लक्षणम। इत्थम भूत लक्षणम, ये सूत्र ये कहता है कि जिसकी सॉरी माफ कीजिएगा, इत्थम भूत लक्षणम ये कहता है कि कोई ना कोई उसका आपको है ना मिलेगा कि इसका मतलब कि ये कुछ लग रहा है। जैसे कोई छात्र जा रहा है तो उसके हाथ में पुस्तक होनी चाहिए, कुछ लक्षण उसका पता चलना चाहिए। इत्थम भूत लक्षणम यानी कि बच्चा लक्षण बताए जो, तो लक्षण बताने वाले शब्दों में, लक्षण बताने वाले शब्दों में तृतीया होती है। लक्षण बताने वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि बात करूं तो कि जटा भी तापस है, जटाओं से लगता है कि वो तपस्वी है। जटा भी तापस है, तो भाई ये यही कह रहा है कि लक्षण जिससे पता चले ना तो उसमें क्या होती है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति। लक्षण बताने वाले शब्दों में क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अगला आया कि पुस्तकेन छात्र है, पुस्तकों से पता चल रहा है कि वो छात्र है। पुस्तकेन छात्र है, पुस्तक से पता चला कि वह छात्र है। तीसरा, कलमेन अध्यापक है, कलम से पता चलता है कि यह अध्यापक है। दंडेन याति, ये अनेकों बार पेपर में आया है। दंडेन याति में कौन सा है, सिंदूरेण सधवा, सिंदूर से लग रहा है कि वह सधवा स्त्री यानी विवाहित स्त्री है। सिंदूरेण सधवा ये हुआ आपका। फिर है तिलकेन विप्राहा, तिलक से लगता है कि ये विद्वान आदमी या ब्राह्मण आदमी है। तिलकेन से लग रहा है कि ये ब्राह्मण आदमी है। काश्येण, काश्येण याति, काश्येण सन्यासी, भाई जो कमंडल वगैरह धारण करते हैं तो उससे पता चल रहा है कि ये सन्यासी हैं। इस प्रकार से आप इन सारे एग्जाम्पल्स में, उदाहरणों में देख रहे हो कि यहाँ पर कोई ना कोई लक्षण बताया गया और लक्षण से आपको उसका पता चल जाता है कि यह क्या है। तो लक्षण बताने वाले शब्दों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला आता है भाई इसमें हेतु, और बच्चा हेतु का अर्थ होता है कारण। तो कारण बताने वाले शब्दों में हेतु, हेतु यानी कारण बताने वाले शब्दों में, ये आपका सातवां है मेरे ख्याल से ना, सूत्र नंबर 7वें सूत्र है भाई ये। कारण बताने वाले
शब्दों में तृतीया होती है। तो कारण जो बताएंगे उसमें भी कौन सी विभक्ति आती है, तृतीय विभक्ति आती है। तो खूब आसानी से आप बच्चा इन सब्जेक्ट इन क्लासेस के नोट्स बनाते चलिएगा। अच्छे तरीके से नोट्स बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो इस प्रकार से आप जैसे इनको देखोगे आराम से आपको याद हो जाएंगे। या तो आपके पेपर में सूत्र संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, या बच्चा आपको अगर हिंदी से संस्कृत अनुवाद करवाता है तो कारक से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, या शब्द शुद्धि से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया कि ये बताओ कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो भी बच्चा कारक से ही आएगा। और कारक का एग्जाम्पल भी दे सकता है तो कारक से आएगा, या दे देगा कि ये किस सूत्र से सिद्ध होता है, अधिसिंग क्रम से सूत्र होता है, अभिन्न विशिष्ट से होता है, ये नंग विकार से होता है, हेतु से होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो कह रहा है कि हेतु कारण होना चाहिए, वह अध्ययन के लिए पढ़ता है बच्चा, तो वह सह अध्ययन वस्ती, वह अध्ययन के लिए रहता है। यहाँ पर भाई क्यों रहता है, अध्ययन के लिए रहता है, तो सह अध्ययन, तो बच्चा वस्ती वह अध्ययन के लिए यहाँ पर क्या करता है, रहता है। सह अध्ययन वस्ती वह अध्ययन के लिए यहाँ पर रहता है। पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य के लिए हरि को देखता है भाई, पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य के लिए हरि ही दृष्ट है, तो हरि को देखता है। पुण्य के लिए भाई क्या करता है, हरि को देखता है। इस प्रकार से कोई रीजन होना चाहिए इसका भाई। और लास्ट इसमें एक सूत्र आता है जिसका नाम है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानाम, प्रकृत्यादिभि उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभि उपसंख्यानम। ये सूत्र क्या कहता है, प्रकृति आदि भी उपसंख्यानाम, कि प्रकृति यानी स्वभाव, उसका गोत्र क्या है, वो सम है, विषम है, प्राय, स्वभाव, द्विद्रोण, इन शब्दों के रहने पर। तो प्राय, प्रकृति यानी स्वभाव, गोत्र, सम, विषम और द्विद्रोण। ये भी अनेकों बार पेपर में आया है कि इसमें से आपको दे देगा और ये कौन से सूत्र से होते हैं, तो ये कौन सूत्र से होते हैं, प्रकृत्यादि संख्या नाम सूत्र से होते हैं। एग्जाम्पल, प्रकृत्यानि स्वभाव से, प्रकृत्या सरल है, तो प्रकृति से क्या है, वो सरल है भाई, प्रकृति से क्या है, वो सरल है, प्रकृत्या सरला। दूसरा, प्रकृत्या चारु, प्रकृति से क्या है भाई, इसके अंदर स्वभाव से क्या है, अत्यधिक चारु है। प्रकृत्या चतुर है, तो प्रकृति चतुर आ जाएगा। तीसरा फिर आता है समेन याति, तो बच्चा सम से यहाँ पर क्या याद आ जाएगा आपको, समेन याति याद आ जाएगा। उसके बाद आता है प्रायण यागिक है, तो प्राय से बच्चा यहाँ पर प्रायण यागिक है, एग्जाम्पल याद रखना है आपको। प्राय का क्या आ जाएगा, प्राणेन यागिक आ जाएगा। विषमेण एति, विषमेण एति, विषमेण एति। उसके बाद आया गोत्रेण गार्ग्य है, इसका गोत्र क्या है, तो गोत्रेण गार्ग्य है, तो गार्ग्य गोत्र का है, इस प्रकार से। और फिर एक एग्जाम्पल आता है द्विद्रोणेन धान्यम कृणति, द्विद्रोणेन धान्यम कृणति। इस प्रकार से भाई आपके ये 8 के 8 जो सूत्र थे किसको लेकर के, ये तीसरी विभक्ति कर्ण कारक को लेकर के थे जो आपके कंप्लीट हुए। तो कर्ण कारक के अंतर्गत हमने इस टॉपिक में क्या देखा है, कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है जिसके बहुत सारे एग्जाम सूत्र आए, साधकतम कर्णम सूत्र आया। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र हमने पढ़ा है इसमें कृति कर्णुष्टित संयुक्त अप्रधाने ये नंग विकार है, इथम भूत लक्षणम अपवर्गे तृतीया। ये सारे सूत्र आपने इसमें देख लिए हैं भाई। इसके अलावा आप जो है क्लासेस कंटिन्यू देखते चलिएगा और अपने नोट्सों को प्रिपेयर करिएगा। हेतु, प्रकृति आदि भी उपसंख्या नाम। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन जाकर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।